हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास नाइन्थ आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके हमने एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर हो चुकी है। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि द 18th century France witnessed the emergence of the middle class. Who were they and what were their ideas? मिडिल क्लास लोग कौन थे, उनके आइडियाज क्या थे? ठीक है, देखते हैं। The 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class. They earned their wealth through the expanding overseas trade and manufacture of good and the woolen silk textile that were exported or brought by the richer member of the society. अब होता क्या था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो थोड़ी समझदार थे और थोड़ी अमीर भी थे। आते थे ये थर्ड स्टेट में, बट उसमें भी क्या थे, ये थोड़ी सी अमीर थे। अब कैसे ये रिच थे? क्योंकि ट्रेड क्या करते थे ओवरसीज में। ओवरसीज का मतलब आसपास की कंट्रियों में क्या करते थे, ट्रेड वगैरह क्या करते थे, सिल्क वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करते थे। ठीक है, तो उनसे इन्हें बेनिफिट हुआ और धीरे धीरे क्या कम्युनिटी रिच होती गई। ठीक है, आगे इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स सच एज द लोअर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो मर्चेंट्स वगैरह थे, व्यापारी, वो धीरे धीरे अमीर होते गए, तो मिडिल क्लास में आगे वो लोग। ठीक है, जितने भी लोअर वगैरह थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वगैरह थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया, अमीर होते गए और उन्होंने अपना मिलकर एक अलग से ही क्लास बना ली, जिसे हम बोलते थे मिडिल क्लास। क्लियर ये चीज? आगे क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट इन दी फ्रांस। आपको जो जैकोबिन क्लब था उसके बारे में बताने क्यों फॉल क्यों हुआ। तो आगे द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो जैकोबिन क्लब था उसकी बहुत खतरनाक जो थी वो पनिशमेंट की पॉलिसी थी। ठीक है, मतलब अगर उसके खिलाफ कोई भी आता था, चाहे वो अपने लोग हो चाहे दूसरे लोग हो, अगर उनके आइडियाज के खिलाफ कोई भी बोल रहा है तो सीधा उनको काट दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत खतरनाक इनकी कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसीज थी। आगे ऑल दोज हु वर रिगार्डेड एज द एनिमी ऑफ द रिपब्लिक वर अरेस्टेड एंड ट्राइड बाय ट्रिब्यूनल इफ इट फाउंड गिल्टी दे वर ग्लूटिन। अगर कोई भी रिपब्लिक के खिलाफ, रिपब्लिक के आइडिया के खिलाफ कोई बोलता था, चाहे अपने लोग चाहे पराये लोग, तो उसके ऊपर ट्रायल चलता था ट्रिब्यूनल में। ठीक है, अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे क्या कर दिया था, ग्लूटिन कर दिया जाता, मतलब सर काट दिया जाता था। इवन लुई 16 वर sentences टू डेथ बाय द कोर्ट और ऑन चार्ज ऑफ ट्रिजन। इवन की जो फ्रांस का राजा था लुई 16, उसको भी जैकोबिन क्लब का जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था, जो लीड कर रहा था, पूरा हेड था उसका, तो उसने क्या कर दिया था, जो राजा था लुई 16, उसको भी देशद्रोह के कारण जो था वो गर्दन कटवा दी थी, यानी ग्लूटिन कर दिया था। फाइनली अपोजिशन टू सच सीवियर कंट्रोल बिगन टू ग्रो एंड अब हो गया कि इतनी खतरनाक पॉलिसी कि उसके लोग बोल ही नहीं पाए कुछ भी, तो इसीलिए क्या हुआ, जैकोबिन क्लब के ही कुछ मेंबर जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के खिलाफ हो गए और धीरे धीरे उनका प्रोटेस्ट बढ़ता गया और फाइनली जो था वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को भी ग्लूटिन कर दिया गया था और इसके बाद जैकोबिन क्लब खत्म हो चुका था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What do you understand by the term reign of terror? अब ये कब चला था, जब 1973 से 74 सेम वही इनके बीच में चला था। जैकोबिन क्लब ही थी इस टाइम, जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था उसी की जो पॉलिसी सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, तो उस टाइम बहुत बड़ा डर का माहौल बना हुआ था कि भाई किसी को अगर कोई भी खिलाफ बोल देता उसको पकड़ के और क्या कर देते थे, उसका गला काट दिया जाता था। All those who were regarded as the enemy of the republic were arrested and tried by tribunal. If found guilty, they were guillotined. उसको मार दिया जाता था। तो यही था आपका पूरा रेन ऑफ टेरर। आगे what role did women play during the revolutionary year? देखते हैं वुमेन्स का क्या रोल रहा था जितनी टाइम तक वहां पर रेवोल्यूशन चला। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर
participant in the event which brought about so many important changes in the French society. अब जो वुमेन्स थी वो स्टार्टिंग से ही प्रोटेस्ट में कदम से कदम मिला के चल रही थी और उन्होंने हर एक चीज में साथ दिया था जिससे जो फ्रांस का समाज था, सोसाइटी थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. In order to discuss any voice their interest, women started their own political club and newspaper. जो महिलाएं थी, वुमेन्स थी, वो अपने इंटरेस्ट की बातों को उठाने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब बनाए और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर भी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था. अबाउट 60 वुमेन्स क्लब, कितने 60 वुमेन्स क्लब बनाए गए जो कि फ्रांस के अलग अलग सिटीज में थी. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस क्लब. कौन सा? रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब थे जो बहुत ज्यादा फेमस भी थे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डिस्क्राइब द स्टॉर्मिंग ऑफ द प्रिजन बेस्टाइल इन फ्रांस. देखते हैं भाई बेस्टाइल के पैलेस में किस तरीके से उड़ा दिया गया. तो मॉर्निंग ऑफ 14th of July 1789, जिस दिन माना जाता है कि ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था. द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म. द किंग हेडेड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटीज. अब उसी दिन सुबह सुबह राजा ने अपने जितनी भी आर्मी के ट्रूप्स थे उनको कमांड दी कि भाई आप लोग सिटी के अंदर जाओ, शहर के अंदर जाओ. और अब हुआ क्या कि रूमर फैल गया. रूमर क्या था कि रूमर स्प्रेड दैट he would soon order the army to open fire upon the citizens who rise in protest due to shortage of bread. अब अफवाह ये फैलाई गई कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजा के खिलाफ उनको डायरेक्ट शूट कर दिया जाएगा वहां की ट्रूप्स के थ्रू. तो ये रूमर्स फैल चुका था. ठीक है, आगे Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. उसके बाद 7,000 मैन और वुमेन जो है इकट्ठा हुआ कहां पर? टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने अपनी एक पूरी आर्मी बना ली मिलकर. ठीक है, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. अब जो भी वहां पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहां पे, क्योंकि भाई अब वो तो आम जनता थी, सामने कौन थी? आर्मी थी. तो आर्मी से लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए. तो हथियार की खोज में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस सब में ये सारे लोग घुस गए और सर्च अपना करना स्टार्ट कर दिया. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्टिस प्रिजन द बेस्टाइल. और कुछ 100 लोग जो थे उन्होंने ईस्टर्न पार्ट जो था वहां पर मूव करने स्टार्ट कर दिया और वहां पर उन्हें एक बेस्टाइल पैलेस मिला जो बेसिकली एक जेल थी जिसके अंदर कुछ प्रिजनर्स थे. उनको क्या कर दिया गया, गए और जो बेस्टाइल का पैलेस था वहां पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो वहां पे जेलर थे, उन सबको इन लोगों ने मार दिया. जितने भी कैदी थे वहां पर सबको छुड़ा लिया गया और जो बेस्टाइल का पैलेस था उसको तोड़ दिया गया और उसकी एक एक ईंट ले जाकर लोगों ने या तो मार्केट में बेच दी. किस लिए? कि भाई फ्रांस में पहला रेवोल्यूशन हुआ है और रेवोल्यूशन के लिए ये क्या है, उसकी निशानी है. तो उसके तौर पर उन्होंने ईंटों को ले जाकर बेच दिया. कुछ लोगों ने ईंटों को ले जाकर घर में रख लिया कि भाई हमने प्रोटेस्ट किया था पहली बार. और जो भी उसके अंदर हथियार वगैरह थे सबको इन्होंने अपने पास रख लिया. ठीक है, इन दी आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द वेस्टाइल वर किल्ड. अब क्या था, जो भी मैंने बताया कि उसके अंदर के जितने भी आपके पैलेस के जो भी आपके वो थे कमांडर वगैरह थे, जो भी उनकी सुरक्षा कर रहे थे, उन सबको मार दिया गया था. ठीक है भाई, तो सारी चीजें तो मैंने आपको बताई दी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट वाज द सब्सटेंस क्राइसिस इन द फ्रांस, हाउ डिड अराइज. सब्सटेंस फ्रांसिस जो क्राइसिस थी वो क्या है और वो कैसे आई. द पीपल ऑफ द फ्रांस राइजेस फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789. अब 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, पर 1789 में पॉपुलेशन कितनी होगी? 28 मिलियन की. दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स. अब जिसकी अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी.
प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट बी कीप पेस विद द डिमांड। अब जितनी फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही थी उस पेस से जो ग्रेन्स थे उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी राइज रैपिड। अब हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वहां पे ब्रेकफास्ट में ब्रेड वगैरह खाते हैं, पर अब ब्रेड जो होता है बहुत ज्यादा महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया था। ठीक है, जो लोगों की औकात से बाहर हो गया था। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज ए लेबरर इन दी वर्कशॉप। अब बहुत सारे जो लोग थे वो एज ए लेबरर काम करते थे, उनकी कुछ एक फिक्स सैलरी होती थी। अब वो सैलरी तो बढ़ नहीं रही थी, लेकिन हर चीजों के प्राइजेस जो थे वो राइज होते जा रहे थे, तो महंगाई बढ़ती जा रही थी लोगों, लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती जा रही थी। इसलिए उन्हें डेली रूटीन की जो चीजें हैं खाने वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, सो दैट द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन। अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो अमीर और गरीब लोग थे उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया। आगे, थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर drought or hail reduce the harvest, shortage of the food grains lead to price rise, riots and death। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि थिंग और बहुत मतलब चीजें और ज्यादा बेकार होती गई, जब हमारी फसलें भी कुछ नष्ट हो गई। अब उसकी वजह से क्या हो गया, प्राइस हाई हो गए, बहुत सारे राइट्स हुए, डेथ वगैरह हुई। ठीक है, इट इज कॉल्ड द सब्सटेंस क्राइसिस समटाइम्स दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। आगे क्या है, it is called substance crisis, some things that occurred frequently in France during the old regime। और ये पुराने टाइम में मतलब जब वहां पे राजाओं का शासन चलता था उस टाइम इस टाइप की बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि व्हाट वर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखते हैं क्या क्या इफेक्ट हुए थे जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो a large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to the neighboring country। अब जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, आपको पता ही था किसने किया था, मिडिल क्लास लोग जो थे आपके पीजेंट मतलब थर्ड स्टेट के लोग थे, मेनली वो लोग थे। अब वो किसके खिलाफ अपना गुस्सा निकालेंगे, तो नोबल्स और जो क्लर्जी थे उनके खिलाफ। जो जितने भी नोबल्स थे, क्लर्जी थे, कुछ लोग अपना घर छोड़ के भाग गए, कुछ लोग तो देश छोड़ के ही भाग गए थे। आगे, faced with the power of his revolting subject लुई 16 finally उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो जो लुई 16 था उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, और जो भी इसके प्रिंसिपल थे, पावर वगैरह थी, उन सबको इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया था। किसने? लुई 16 ने। अब वो सुप्रीम नहीं था, अब सुप्रीम कौन क्या आ चुका था उसके लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही रह के होगा। ठीक है, अगर राजा भी कोई डिसीजन लेता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को ही ध्यान में रखकर लेगा। ठीक है भाई। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। अब 4 अगस्त 1789 को जो फ्यूडल सिस्टम था वो भी हटा दिया गया था। ठीक है, जो भी टैक्सेस वगैरह लग रहे थे, टीथ वगैरह थे, टैली वगैरह थे, वो सारे हटा दिए गए थे। जो इन्हें प्रिविलेजेस मिल रही थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बाय बर्थ की टैक्स वगैरह नहीं देना, इस टाइप की सारी चीजें हटा दी गई थी। ठीक है, और जो भी लैंड था क्लर्जी लोगों ने ले रखा था पीजेंट्स का, वो भी सारा उन्हें वापस कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट acquired asset वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे। अब जो गवर्नमेंट था उसने अपनी मतलब एसेट रखा था 2 बिलियन लिवरे का। तो ये था कि जितने भी आपके टीथ टैली टैक्स वगैरह थे वो सारी चीजें हटा दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि वाई डिड द थर्ड स्टेट वॉक आउट फ्रॉम द स्टेट जनरल कॉल्ड बाय द किंग लुई 16 इन फ्रांस। अब लुई 16 जब भी कोई डिसीजन लेता था तो स्टेट जनरल के बुला के ही लेता था, मतलब एक टाइप की वो पार्लियामेंट थी। तो ये पार्लियामेंट बुलाई और अभी क्या डिस्कशन करना था कि किस तरीके से हम टैक्स को बढ़ाएं, क्योंकि जब लुई 16 राजा बना था तो उसकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो गई थी, तो उसे भरने के लिए टैक्स बढ़ाना था, और टैक्स बढ़ाने से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए उसने स्टेट जनरल को बुलाया।
अब स्टेट जनरल में जब वोटिंग होती है किसी चीज को लेकर तो इस तरीके से होती है कि जो फर्स्ट स्टेट है होता है उसके 300 मेंबर होते हैं, जो सेकंड स्टेट होता है उसके भी 300 मेंबर होते हैं, और जो आपका थर्ड स्टेट होता है, कौन सा थर्ड स्टेट, उसमें कितने होते हैं 600 मेंबर होते हैं। अच्छा, इन 300 की टोटल वैल्यू कितनी होती है 1, 300 को मिलाकर वोट वैल्यू कितनी है 1, इस 300 को मिलाकर वोट वैल्यू कितनी है 1, और इस 600 को मिलाकर भी वोट वैल्यू कितनी है 1। अगर मान के चलो कोई लॉ पास करना हो तो क्लर्जी और नोबिलिटी एक साथ मिल जाएंगे और उस वोट को सपोर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इनका कितना 1 और 1 2, और रेशियो क्या हो जाएगा 1, तो ये मेजोरिटी इन्होंने यहां पर उन्होंने गेन कर ली और वो क्या हो जाएगा लॉ पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके काम करते थे और उनके फायदे की जितने भी लॉ वगैरह थे वो अपने लिए पास करा लेते। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों ने ये बोला कि अब 300 को मिलाकर एक वोट वैल्यू नहीं होगी, अब 300 मेंबर हैं तो 300 वोट वैल्यू भी होगी, और हर पर्सन की कितनी होगी एक वोट वैल्यू। तो इस हिसाब से इसकी 300 वोट वैल्यू, इसकी भी 300 और इसकी कितनी हो जाएगी 600। बट इस चीज से ये जो चीज बताई थी इन्होंने थर्ड स्टेट ने, इसको राजा ने मारने से इनकार कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया, और इस वजह से क्या हो गया, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने वॉकआउट कर लिया, कहां से, स्टेट जनरल की जो मीटिंग होनी थी वहां से। ठीक है, बाद में बाहर जाते हैं, टेनिस कोर्ट जो था वहां पे इकट्ठा होते हैं, बाद में अपनी नेशनल असेंबली वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए इन्होंने वॉकआउट कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, मेंशन द 5 पॉइंट। देखते हैं, तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हाँ, तो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, मतलब सबसे टॉप पे कौन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंडर में राजा। अब राजा के ऊपर एक लिमिटेशन आ गई थी, किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल की गवर्नमेंट आ गई थी। आगे नेशनल असेंबली बन गई थी। अब इसमें 745 मेंबर थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे एंड कुड लेजिस्लेट, मतलब यही इन्हीं का काम क्या था, लॉज वगैरह बनाना। राइट टू वोट मिल गया था, जो मैन जिनकी एज 25 से ज्यादा होती, और वो लोग जो थे वो जो आपके डेली लेबरल थे उनसे 3 गुना, मतलब उनकी वेजिस जो वो 3 दिन में कमाते थे वो ये लोग 1 दिन में पे कर देते थे। कहने का मतलब अमीर लोग, ठीक है, तो वो लोग किस में आते थे, एक्टिव सिटीजन्स में आते थे, और उन्हीं लोगों को सिर्फ राइट्स था क्या करने का, वोट वगैरह देने का। ठीक है भाई, जो वुमेन्स थी और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो लोग वोट नहीं दे सकते थे। आगे देखते हैं, पावर ऑफ नेशनल असेंबली, दिस बॉडी हैड द ऑर्गन लेजिस्लेचर, मतलब रूल रेगुलेशन बनाने का काम किसको मिल गया था, नेशनल असेंबली का। ठीक है, अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन्स, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद दिस डिक्लेरेशन एंड इंक्लूडेड राइट। अब जो लोग थे वहां पर सबको इक्वली राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, सारी जो थी वो सबको दे दी गई कि हर पर्सन को जो है फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, ये सारे लोगों को राइट्स दे दिए गए थे। ठीक है, और ये सारी बातें कहां लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। अभी है अपना लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस आफ्टर क्राउनिंग हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। ठीक है, पहले मिलिट्री में था, बाद में इसने जब देखा कि वहां की गवर्नमेंट कमजोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है, तो 1804 में इसने नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया और उसके थ्रू इसने अपने आप को क्या बना लिया, फ्रांस का राजा। He saw his power as the modernizer of the Europe, और ये अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता था कि भाई मैं ही मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप हूं। ठीक है भाई, he introduced a law for the protection of private property। प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग इसने रूल निकाला कि भाई हर पर्सन जिसके पास पैसा है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उसको ऑन कर सकता है। ठीक है,
ही इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, पूरी कंट्री में जो वेट और मेजर थे उनको यूनिफॉर्म कर दिया, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम कर दी। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, स्टार्टिंग में लोगों ने इसे अपना भगवान मान लिया था और ये बोले थे कि भाई अगर आजादी हमें मिली तो कौन दिला सकता है, सिर्फ नेपोलियन। मैनी ऑफ हिज measures carried the revolutionary idea of liberty and modern law to the other part of Europe, और इसके जितने भी रूल्स वगैरह थे वो बहुत जगह पे स्प्रेड भी हुए थे। They left a long lasting impact on the lives of people there। अब ये जो चेंजेस हुए थे इससे जो वहां का समाज था उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया था और लोगों की स्थिति सुधरी भी थी। लेकिन बाद में जो था वो पूरी तरीके से डिक्टेटर बन चुका था, जबरदस्ती लोगों को ये फोर्स में भर्ती करना चाहता था। इसका एक ही मकसद था, मुझे पूरे यूरोप पे कब्जा करना है। फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है, उसके बाद नेपोलियन का साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो ये थे टोटल आपके क्वेश्चन, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियोस देखने के लिए।